हाँ, नमस्कार साथियों। जय श्री राम, जय श्री श्याम। आप सभी का उपज कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी के आनुवांशिकी यूनिट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके लिए जेड, आईसीआर, रीट, फोर्थ ग्रेड इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन में अपना पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक हैं। तो देखो अपने पास में आनुवांशिकी के जनक कौन होते हैं। आनुवांशिकी के जनक देखो अपने मेंडल साहब होते हैं। कौन होते हैं आनुवांशिकी के जनक? अपने पास में मेंडल साहब होते हैं। इनकी बात करें कोल्ड कोरेंस, तो कोल्ड कोरेंस कौन है? अपने पास में अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता जो मेंडल के नियमों के अपवाद माने जाते हैं उनके बारे में बताया था इन्होंने। ह्यूगो ड्यूरिच की बात करें तो इनके बाद ह्यूगो ड्यूरिच कौन है? तो उत्परिवर्तन के खोज करता है। उत्परिवर्तन को देखा था इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज नामक प्लांट में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर रहेगा मेंडल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, मेंडल ने किस पादप पर अपने शोध कार्य किए? देखो मेंडल ने अपने शोध कार्य किए थे किस पर? जंगली मटर पर नहीं किया था। स्वान पुष्प और गुल अब्बास, स्वान पुष्प और गुल अब्बास ये फोर ओक्लोक प्लांट होता है। तो गुल अब्बास और स्वान पुष्प पे तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज करी थी। तो देखो इनके बारे में तो अपूर्ण प्रभाविता देखा गया था। उसके बाद में उद्यान मटर, तो अपने मेंडल साहब ने उद्यान मटर पर ही क्या किए थे? अपने प्रयोग किए थे और अपने संकरण के प्रयोग सिद्ध किए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया? तो देखो मेंडल की युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो देखो इन्होंने पृथक्करण, प्रभाविता और स्वतंत्र अप्यून तीन नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम किस पर आधारित होता है? एकल संकर संकरण पर आधारित होता है। कौन सा? प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम किस पर आधारित होता है? एकल संकर संकरण पर आधारित होता है। पर यहाँ पूछ रहा है युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो अपने पृथक्करण के नियम का ही दूसरा नाम था क्या? युग्मकों की शुद्धता का नियम। कौन सा नाम था? युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम इसका देखा जाए तो इन्होंने क्या कराया था? प्रभावी और अप्रभावी जनक के मध्य जब संकरण कराया था तो दोनों ही अपन प्रभाव प्रकट किए थे। लेकिन जब F2PD प्राप्त करते हैं तो युग्मक बनाते हैं, तो उस दौरान वो युग्मक क्या हो जाते हैं? सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, जैसे F1PD दोनों एक साथ प्रकट हुए, लेकिन जब F2PD प्राप्त करते हैं तो इनसे क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। तो ये दोनों ही जीन क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। तो ये किस पर आधारित है बच्चों? एकल संकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद में पूर्व संकरण की बात करते हैं कि प्रभावी अप्रभावी जनक का संकरण कराने पर कौन सी पीढ़ी आई? F1PD आई। अब इस F1PD का अपने प्रभावी और अप्रभावी जनक से क्या कराते हैं? संकरण कराते हैं। तो अपने पास में पूर्व संकरण या संकर पूर्व संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण वह संकरण जिसमें दो जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए संकरण के प्रयोग कराए जाते हैं, तो उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर थर्ड बी नंबर का। एकल संकर संकरण में F2PDO में संततियों का जीन प्रारूप क्या होगा? देखो एकल संकर संकरण मतलब एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्या कराया जाता है? संकरण के प्रयोग कराए जाते हैं, जो अभी मैंने बना के बताया था ये वाला। तो इसमें देखो क्या आता है अपने पास में? जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। इनसे F1PD ये प्राप्त हो गई, लेकिन F2PD प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? चेकर बोल्ड बनाते हैं और इनमें से क्या बना देंगे? युग्मक बना देंगे। तो चेकर बोल्ड बना के इनसे क्या कर लेंगे अपन? F2PD प्राप्त कर लेंगे। ऐसे की अपनी F2PD आती है। तो देखो इसमें जीन प्रारूप की बात करें तो एक तो क्या है? शुद्ध लंबा, और दो क्या है अपने पास में? अशुद्ध लंबे, और एक क्या है? शुद्ध बोना। तो 1:2:1 तो क्या आ गया अपने पास में? जीन प्रारूप आ गया। और लक्षण की बात करें
कि बाह्य लक्षणों को देखकर उसके अनुपात या उसकी लक्षणों का पता लगाना लक्षण प्रारूप कहलाता है। तो देखो तीन तो डायरेक्ट अपन को कैसे दिख रहे हैं, लंबे दिख रहे हैं, कैसे भी लंबे हो पर क्या है, लंबे हैं, और एक क्या है, बोना है। तो 3:1 अपना क्या हो जाता है, यहाँ पर लक्षण प्रारूप हो जाता है। तो अपन से पूछ रहा है वो जीन प्रारूप क्या होगा, तो अपने पास में जीन प्रारूप 1:2:1 होगा। ये देखो ये लक्षण प्रारूप है तो नहीं आएगा। ये क्या है, अपने संकर पूर्व संकरण में आता है ये वाला अनुपात, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद 9:3:3:1 अपने द्विसंकर संकरण का क्या होता है, लक्षण प्रारूप होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में विषम युग्मजी और अप्रभावी के मध्य क्रॉस से प्राप्त संततियों का अनुपात क्या होगा। देखो विषम युग्मजी, अब विषम युग्मजी की बात आए तो अपने पास में अभी क्या आया था, विषम युग्मजी आया था। तो विषम युग्मजी जैसे कि ये आ गया अपने पास में। अब इसका संकरण किससे कराते हैं, अपने अप्रभावी जनक से कराते। किससे कराते हैं, अप्रभावी जनक से कराते हैं। मैंने बताया था कि इसका संकरण यदि प्रभावी से कराएंगे तो क्या कहलाता है, बाह्य संकरण कहलाता है। इसका संकरण इससे कराएंगे तो क्या कहलाता है, ये अपने पास में टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहलाता है। ठीक है, ये प्रभावी जनक हैं, ये अप्रभावी जनक हैं। तो अपन से पूछ रहा है अप्रभावी से कराया, तो अप्रभावी से कराया तो प्राप्त अनुपात क्या होगा। तो अनुपात देख लो आप अपने पास में। ये तो किसका होता है, एकल संकर संकरण का जीन प्रारूप होता है। ये एकल संकर संकरण का लक्षण प्रारूप होता है। और ये द्विसंकर संकरण का क्या होता है, अपने पास में लक्षण प्रारूप होता है। किसका, द्विसंकर संकरण का। तो अपने पास में टेस्ट क्रॉस हुआ एक प्रकार से, कौन सा हुआ, टेस्ट क्रॉस हुआ। और टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या आता है, 1:1 आता है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1:1 बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, संकर पूर्व संकरण निम्न में से हैं। देखो अभी मैंने जस्ट बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि संकर पूर्व संकरण क्या है, कि जो अपनी क्या आती हैं, F1 पीढ़ी आती है। तो F1 पीढ़ी आने के बाद में जैसे ये वाले युग्मक बने थे, अब F1 पीढ़ी आई, इसका संकरण इससे और इसका संकरण इससे कराया तो क्या कहलाता है, संकर पूर्व संकरण कहलाता है। और संकर पूर्व संकरण फिर दो प्रकार का था, कौन सा, बाह्य और परीक्षण संकरण। ठीक है, तो अपन से क्या पूछ रहा है, संकर पूर्व संकरण। तो देखो F1 का F1 से कराएंगे तो नहीं होगा, F1 का अप्रभावी से कराएंगे तो कौन सा होता है, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण होता है। तो ये भी अपने पास में राइट आंसर नहीं होगा। F1 का प्रभावी जनक से कराएंगे तो ये कौन सा हो जाता है बच्चों, बाह्य संकरण हो जाता है। तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। अपना राइट आंसर होगा F1 का कोई भी जनक से कराएंगे, प्रभावी से कराएंगे या अप्रभावी से कराएंगे तो क्या कहलाता है, अपने पास में संकर पूर्व संकरण या पूर्व संकरण कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अपना अगला क्वेश्चन है, मेंडल का 9:3:3:1 का अनुपात किस नियम को बताता है। देखो मैंने बताया था कि एकल संकर संकरण में क्या होता है, 1:2:1 जीन प्रारूप होता है और 3:1 क्या होता है, लक्षण प्रारूप होता है। पर उसके बाद द्विसंकर संकरण की बात करेंगे, दो जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्या कराया जाता है, जब संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। और उसमें लक्षण प्रारूप अनुपात आता है 9:3:3:1 और जीन प्रारूप आता है 121, 242 और 121। ऐसे का अपने पास में क्या होता है, अनुपात प्राप्त होता है। टोटल 16 संततियां प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन इसका राइट आंसर देखते हैं। देखो पृथक्करण का नियम में क्या आता है, अपने पास में एकल संकर संकरण पर आधारित होता है तो ये तो नहीं होगा। प्रभाविता का नियम भी एकल संकर संकरण पर आधारित होता है, ये भी नहीं होगा। स्वतंत्र अप्यून कौन से नियम पर आधारित होता है, द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है, दो जोड़ी लक्षण वाले पे। तो देखो ये भी हो जाएगा। और द्विसंकर संकरण पर आधारित है तो ये भी हो जाएगा। तो देखो थर्ड और फोर्थ किस में आ रहा है, बी वाले में। इस प्रकार से अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। भाई स्वतंत्र अप्यून का नियम किस पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, देखो वापस क्या आ गया, द्विसंकर संकरण आ गया। ठीक है, तो इसको बना के देखते हैं अपन, एक क्वेश्चन में बना के देख लेंगे अपन, जिससे पता लग जाएगा। देखो अपने यहाँ पर अपन ने
गोल तथा पीले बीजों का संकरण जुरीदार तथा हरे बीजों से कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में सभी कौन से प्राप्त होते हैं? गोल तथा पीले प्राप्त होते हैं। कौन से प्राप्त होते हैं? गोल तथा पीले प्राप्त होते हैं। और जब इनके क्या बनाए जाते हैं? F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए इनके युग्मक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? युग्मक बनाए जाते हैं। तो कैसे बनेंगे देखो युग्मक, एक बार तो ऐसे बन जाएगा, एक बार ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से युग्मक बन जाएंगे। हाँ, तो इसका क्या करेंगे, अब चेकर बोर्ड बना के F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। तो F2 पीढ़ी में चेकर बोर्ड बनाओ आप, चार प्रकार के युग्मक बन गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से इधर भी यही वाले युग्मक आ जाएंगे, लिख दो सेम टू सेम। हाँ, बनाओ, देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इस प्रकार से बनते हुए चल जाएंगे। युग्मक बनाने के बाद क्या हो जाता है, अपने पास में आसान हो जाता है। कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस प्रकार से अपने पास में बनते हुए चल जाएंगे। लास्ट वाला है अपने पास में कैपिटल आर स्मॉल वाई और उसके बाद में कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल आर, इस प्रकार से अपनी संततियां प्राप्त होती हैं। देखो इसमें से क्या पूछ रहा है, ये द्विसंकर संकरण है। दो जोड़ी लक्षण लिए, कौन कौन सा? एक तो आकार वाला लिया और एक कौन सा लिया, कलर वाला लिया। ये प्रभावी और ये अप्रभावी, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है अपन से कि ये होने की प्रायिकता कितनी है, मतलब गोल और पीले कौन से संकर, गोल व पीले होने की प्रायिकता कितनी है। तो एक तो ये रहा बच्चों, और एक ये रहा, एक ये रहा, और एक अपने पास में ये रहा। तो कितने हैं? 16 में से 4 हैं। तो इसका अनुपात आ जाएगा बच्चों 4/16, मतलब 16 में से 4 संततियां। तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बना के देखना एक बार अच्छे से, एक बार कॉपी में बना के देख लेने से आसान हो जाता है, ऐसे याद नहीं होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद पुष्प का क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो 120 पौधे प्राप्त होते हैं। F2 पीढ़ी में पादप संततियों का अनुपात होगा। तो देखो शुद्ध लाल, ये शुद्ध लाल रेड हो गया, ये क्या हो गया, शुद्ध सफेद हो गया। अब इस प्रकार से क्या बन गया, इसमें युग्मक बन गया। ये क्या है बच्चों? एकल संकर संकरण है, क्योंकि एक जोड़ी लक्षण ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास में F1 पीढ़ी में तो क्या हो गए, सभी लाल प्राप्त हो गए, लेकिन F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए ये युग्मक बना दिया अपन ने। और क्या बनाएंगे बच्चों? चेकर बोर्ड बनाएंगे। तो चेकर बोर्ड बनाओ, इस प्रकार से अपने पास में प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो अपने पास में यहाँ जीन प्रारूप आता है 1:2:1 और लक्षण प्रारूप आता है 3:1। तो अपन ऑप्शन में है 90 लाल होंगे, 30 सफेद होंगे। तो अपने पास में देखो 3 वर्ड में तो अपना क्या नहीं है, आंसर नहीं है, तो ये तो अपन छोड़ देंगे। लक्षण प्रारूप पे जाएं तो 3:1, मतलब 3 और 1, तो 120 को आप 3:1 में डिवाइड करोगे तो 90 अनुपात क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 90 तो क्या, देखो ये लाल, 90 तो क्या लाल और 30 क्या सफेद हो जाएंगे। तो अपना राइट आंसर पहला वाला ही चल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं और बहुत ही डिटेल से और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में देख रहे हैं, ताकि आपके ये यूनिट क्या होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है तो आसान हो जाए। बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो अपन 20 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो 20 क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखोगे तो पूरा चैप्टर इसमें क्या हो जाता है, लगभग लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में उद्यान मटर को क्यों चुना। देखो मैंने आपको बताया था कि उद्यान मटर में इन्होंने क्या किया था कि उसमें क्या, ठीक है,
लक्षण पाए जाते थे, इसलिए मेंडल साहब ने अपने प्रयोग में कौन सा पादप चुना, उद्यान मटर चुना। तो ये सभी लक्षण अपने पास में हो जाते हैं, तो डी वाला अपना राइट आंसर चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना ये, देखो लिए जुनून होना चाहिए और सपनों को अपनी सांसों में रखो, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी ये मेरे दोस्त, हर चीज आपकी होगी ये मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को। ठीक है, उस कोरेन साहब की, तो कोल्ड कोरेन ने तो अपूर्ण प्रभाविता सप्रभाविता बताया था। ठीक है, इसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद में मूलर, मूलर ने भी क्या बताया था उत्परिवर्तन के बारे में। एक ही टॉपिक में अपने पास में ये अनुपात आया था, बाकी सब में डिफरेंट आया था। ठीक है, देखो मैंने बताया था एकल संकर संकरण का क्या होगा, संकर पूर्व संकरण या टेस्ट क्रॉस होगा तो उसमें अनुपात आता है अपने पास में 1:1। पीले आगे कौन से संकर हैं, अब इनका संकरण किससे कराएंगे, अप्रभावी जनक से कराएंगे। तो आप ये करा के देखोगे तो उससे क्या होगा, अलग अलग युग्मक बना लो और युग्मक बना के आप क्या करा दो, चेकर बोर्ड या नेटवर्क बना दो, अपने पास में ये अनुपात ही प्राप्त होगा उसमें। ठीक है, तो अपना राइट आंसर होगा इसका द्विसंकर संकरण का परीक्षण संकरण। देखो इसका तो होता है क्या 1:1, इसका क्या होता है 121 242 121 होता है, और एक होता है 9:3:3:1 होता है लक्षण प्रारूप, इसका 1:2:1 जीन प्रारूप, और 3:1 क्या होता है अपने पास में मानव वंशावली विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतीक स्ववंश विवाह को दर्शाता है। देखो मैंने बताया था आपको कि सामान्य नर होगा तो ऐसे का होगा, सामान्य मादा होगी तो ऐसे का होगा, रोगी मादा हो जाएगी तो ऐसे का चिन्ह हो जाएगा, महिला का गर्भपात का चिन्ह आता था, और उसके बाद में ये किसका आता था, विवाह का आता था। फिर उसके बाद में मैंने ये चिन्ह आपको बताया होगा कि ऐसा कैसा आता है, ये तो नॉर्मल क्या आता है, राइट आंसर, आप इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से अपराधी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। देखो मैंने आपको 6 सिंड्रोम बताए थे, 3 तो लिंग गुणसूत्र वाले और 3 को नर में क्या हो जाता है, वाई गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है, तो एक्स और वाई वाई प्रेजेंट होने के कारण वो अति नर, और जन्म से क्या होता है होते हैं 13वें जोड़ी गुणसूत्र की वजह से, और टर्नर सिंड्रोम में X0 गुणसूत्र महिला में X गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम में नर में क्या हो जाता है, एक X गुणसूत्र क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, और बार बॉडी प्रेजेंट हो जाती है, इसलिए महिला के समान लक्षण प्रकट हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है अपना, तो राइट आंसर अपना जेकब सिंड्रोम। निम्न में से मोनोसोमी को प्रदर्शित करता है। देखो अपने मोनोसोमी मतलब एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो मैंने अभी बताया था कि महिला में एक्स एक्स पाया जाता है और यदि एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित हो जाता है तो क्या हो गया अपने पास में मोनोसोमी। और ट्राइसोमी होता है एक गुणसूत्र की वृद्धि। तो अपना राइट आंसर पहला ही चल जाएगा। ये तो अपराधी सिंड्रोम में वाई गुणसूत्र की वृद्धि, 13वें जोड़ी गुणसूत्र में वृद्धि और नर में एक्स गुणसूत्र की वृद्धि। तो अपना राइट आंसर टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसने वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसका राइट आंसर रहेगा अपना सट्टन एंड बवेरी। ठीक है, मॉर्गन साहब ने तो संलग्नता बताया था, मेंडल ने संकरण पर प्रयोग किए थे और ह्यूगो ड्यूरिज ने क्या बताया था, उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। उसी प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांध महिला का सामान्य पुरुष से क्या कराया जाता है, विवाह करवाया जाता है। तो इसमें से निम्न होने की प्रायिकता या संभावना है। तो देखिए इसको करके देखते हैं अपन। तो अपने वर्णांधता का जीन था क्या, सी। कौन सा जीन था वर्णांधता का, सी। ये महिला है और महिला कैसी है बच्चों, वर्णांध महिला है। तो वर्णांध है तो दोनों पे क्या रहेगा, वर्णांधता का जीन, कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद रहेगा। और पुरुष क्या है बच्चों, सामान्य। तो इस प्रकार से ये युग्मक बनाए अपन ने, ये युग्मक बन गए और पुरुष के ये वाले युग्मक बन गए। अब इसका क्या कराएंगे, विवाह करवाएंगे। तो देखो इस प्रकार से संततियां प्राप्त होगी, एक्स सी और वाई, और इस प्रकार से एक्स सी और एक्स और एक्स सी वाई। तो अपने पास में जो महिला हुई वो कैसी हुई, वाहक हुई। कैसी हुई, यदि एक एक्स गुणसूत्र पे क्या है, वर्णांधता का जीन है तो वाहक रहेगी, और दोनों पे है तो कैसी रहेगी, रोगी रहेगी। लेकिन नर तो हमेशा कैसा रहेगा, रोगी रहेगा या फिर सामान्य रहेगा। तो यहाँ पर अपने पास में वाहक महिला और यहाँ पर रोगी नर, ठीक है, और यहाँ पर वाहक महिला और रोगी नर। तो यहाँ पर एक भी स्वस्थ नहीं है। तो अपना राइट आंसर रहेगा सभी वर्णांध। तो यही अपना राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सभी सामान्य है क्या, नहीं है। सभी पुत्रियां वर्णांध है क्या, नहीं है। वाहक हैं, सभी पुत्र सामान्य है क्या, नहीं है। सभी पुत्रियां सामान्य भी नहीं है, यहाँ पर वाहक का कार्य कर रही है। और सभी पुत्र वर्णांध हैं, ये तो है, पर सभी पुत्रियां क्या नहीं है, सामान्य नहीं है। तो अपना राइट आंसर सभी वर्णांध। ठीक है, ऐसे का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो हीमोफीलिया से आए या फिर वर्णांधता से आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न विकार हैं। देखो मैंने आपको बताया था फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कि नाइट्रोजनी सारकों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो अपने पास में उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। उत्परिवर्तन का ही उदाहरण है कौन सा, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। ठीक है, 11वें जोड़ी गुणसूत्र में प्रभावी जीन की जगह एचबीएस जीन की जगह क्या आ जाता है, एचबीएस जीन मौजूद हो जाता है। तो उसके क्या बदल जाते हैं, नाइट्रोजन सारक बदल जाते हैं, जिससे अमीनो अम्ल भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और वेलिन की जगह, ग्लूटामिन की जगह कौन सा अमीनो अम्ल आ जाता है, वेलिन आ जाता है। और कौन सा हो जाता है अपने पास में रोग, दांत्र कोशिका रक्ताल्पता या सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोफीलिया नहीं होता है, इसमें क्या होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता। ये क्या है, आंख से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें रंगों में विभेद नहीं कर पाता मनुष्य। और ये तो जाएगा ही नहीं अपना राइट आंसर, तो बी वाला राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, शायद लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, ड्रोसोफिला फल मक्खी में बार नेत्र विकृति। तो मैंने आपको उत्परिवर्तन बताया था, और उत्परिवर्तन में मैंने आपको 4 स्टेप बताई थी। ठीक है, जीन उत्परिवर्तन की 4 स्टेप बताई थी मैंने। एक तो बताया था मैंने विलोपन। कौन सा बताया था बच्चों, विलोपन बताया था। विलोपन में गुणसूत्र का कोई भाग टूटकर विलीन हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। एक बताया था मैंने क्या, प्रतिलोमन बताया था। और प्रतिलोमन में क्या होता है, गुणसूत्र 180 डिग्री पर राउंड हो जाता है या घूम जाता है। ठीक है, उसके बाद में द्विगुणन बताया था। और द्विगुणन में क्या होता है, गुणसूत्र का कोई विशेष भाग की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है, इसे कहा जाता है द्विगुणन। और इसी में होता है क्या, फल मक्खी में बार नेत्र विकृति, मतलब ड्रोसोफिला फल मक्खी होती है, ड्रोसोफिला मेलानागेस्टर, उसमें आंख की आकृति कैसी हो जाती, बार के समान हो जाती, इसीलिए उसे कहा जाता है बार नेत्र विकृति। और इसका ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, एक और था अपने आप पास यहाँ पर स्थानांतरण। ठीक है, जिससे कपि का क्या होता है, मानव का विकास होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपने पास में नई जातियों का विकास हो रहा था। और यहाँ पर 5वें जोड़ी गुणसूत्र में विलोपन के कारण क्राइडुचेट सिंड्रोम,
ठीक है, क्राई डू चेट सिंड्रोम उत्पन्न हो रहा था। तो उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहीं तक अपना सेशन है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए, आप ध्यान देना और एक बार इस क्लास को अच्छे से सोल्व करना एक बार और, ठीक है। तो आपका लाइव सेशन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, इसी के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।